नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनी कलम अपनी आवाज़। हम संस्कृत की शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिनमें हमने आगमन निगमन 2-3 शिक्षण विधियों के बारे में और अध्ययन किया था। इसके बाद में एक विधि आती है जिसे को कहते हैं हम व्याख्या विधि। हमारी जो अगली विधि है वो है व्याख्या विधि। तो देखिए इस विधि में होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो इसके 2-3 उपनाम हैं। ठीक है, इस व्याख्या विधि को ही व्याख्यान विधि के नाम से जाना जाता है। इस व्याख्या विधि को ही व्याख्यान विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में जो शिक्षक होता है वो पढ़ाने में किसका प्रयोग करता है? भाषण का। यानी इस विधि में जो शिक्षण कार्य होता है वो भाषण के माध्यम से होता है। शिक्षक क्या करता है? कक्षा में प्रवेश करता है। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के बाद में जो इसका शिक्षण बिंदु है, जो इसकी विषय वस्तु है, उस पर क्या करता है? भाषण देना आरंभ कर देता है, या भाषण का मतलब बोलना आरंभ कर देता है। इसमें बोलने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। इसमें बोलने के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है, लिखने की शैली का प्रयोग कम किया जाता है। तो शिक्षक भाषण के माध्यम से ही शिक्षण कार्य करवाता है। कक्षा में प्रवेश करते ही अपनी विषय वस्तु से संबंधित भाषण देना आरंभ कर देता है। इस विधि में जो शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है, शिक्षण का जो केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है? शिक्षक ही होता है। शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होता है? शिक्षक ही होता है, जिसके कारण से इस विधि को शिक्षक केंद्रित विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि को शिक्षक केंद्रित विधि के नाम से जाना जाता है। तो इस व्याख्या विधि कह दो, चाहे व्याख्यान विधि कह दो, चाहे इसका तीसरा नाम कौन सा हो गया? शिक्षक केंद्रित विधि के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ये जो विधि है वो एक शिक्षक के दृष्टिकोण की बात करें तो शिक्षक के दृष्टिकोण से, यदि हम बात करें शिक्षक के दृष्टिकोण से, तो शिक्षक के दृष्टिकोण से तो ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। क्यों यह विधि मानी जाती है? क्योंकि वह इस विधि के द्वारा कम समय में अधिक संख्या में बालकों को क्या करवा सकता है? पढ़ा सकता है। उसको समय भी कम लगेगा और अधिक संख्या में बालकों का क्या करवा देगा? वो अध्ययन करवा सकता है। इसलिए यह विधि शिक्षक की दृष्टिकोण से तो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। लेकिन जो छात्र है पढ़ने वाले, इस विधि के द्वारा जो पढ़ने वाले छात्र है, उन छात्रों की दृष्टिकोण से ये विधि उचित नहीं मानी जाती है, उपयुक्त नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि वो जो छात्र है वो छात्र केवल एक निष्क्रिय श्रोता मात्र बनकर के बैठे रहते हैं। इस विधि में छात्र क्या बनकर के बैठे रहते हैं? केवल निष्क्रिय श्रोता मात्र बनकर बैठे रहते हैं, जिसके कारण से यह विधि छात्रों के दृष्टिकोण से उपयुक्त विधि नहीं मानी जाती। और इस व्याख्या विधि को ही किसके नाम से जाना जाता है? व्याख्यान विधि के नाम से ही जाना जाता है। अब बात करें आगे कि व्याख्या विधि, या कह सकते हैं कि इस विधि का प्रयोग करते समय एक शिक्षक को किन किन सोपानों से या चरणों से गुजरना होता है। तो बात करें इस विधि में एक शिक्षक को 4 चरणों से गुजरना होता है। 4 चरण कौन कौन से? सबसे पहला उसका चरण है वो है चर्चा, दूसरा उदाहरण, तीसरा प्रत्युदाहरण, चौथा वाक्य अध्याहार। तो इस विधि का प्रयोग करते समय एक शिक्षक को 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहली चर्चा, दूसरा उदाहरण, तीसरा प्रत्युदाहरण और चौथा वाक्य अध्याहार। अब देखो इनमें होता क्या क्या है, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बात करें हम चर्चा की, तो इसमें वह किसी नियम या सूत्र की क्या करेगा? बालकों को बताएगा या स्थापना करेगा। ठीक है, मान लो उसने सबसे पहले बताया कि इको यणचि च। उसने सबसे पहले नियम बताया। क्या बताया? कि इको यणचि च, यानी कि इक स्थाने, इक के स्थान पर, इक स्थाने यण स्यात्, कि इक के स्थान पे यण आदेश हो जाता है। यानी कि ई, उ, री तथा ली, इनके स्थान पे क्रमशः असमान स्वर आने पर य, व, र और ल आदेश हो जाते हैं। सबसे पहले चर्चा में वो किसी नियम या सूत्र के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देगा। उसके बाद में उदाहरण,
अब इस नियम से संबंधित कुछ उदाहरण बताएगा, जैसे प्रतिधन 1। अब वो विस्तार से बताएगा कि यहाँ पे ई है, ई के बाद में ए का मेल होने पे ई के स्थान पे ये हो जाता है। तो अब पहले हम पढ़ चुके हैं विस्तार से, तो यहाँ वो बताएगा प्रत्येक, किससे, जो इन दोनों शब्दों से मिलकर के जो एक शब्द बना है वो कौन सा है, प्रत्येक। इसके बाद में प्रत्युदाहरण। प्रत्युदाहरण का मतलब वो पुनः उदाहरण प्रस्तुत करेगा। पुनः उदाहरण का मतलब जैसे हमने पहले उदाहरण प्रस्तुत किया प्रतिधन 1 प्रत्येक, कि इसमें ई के स्थान पे ये आदेश हो रहा है। अब जैसे प्रतिधन आशा, तो यहाँ पे क्या बना, प्रत्याशा। तो सबसे पहले वो नियम की स्थापना करेगा, फिर उस नियम से संबंधित उदाहरण बताएगा, फिर पुनः कुछ उदाहरण और बताएगा। अब बात करें वाक्याध्याय की, तो वाक्य अध्याय होता है क्या है। मान लो हमने पहले कोई शब्द पढ़ा दिया और उसी शब्द को हमें वापस प्रयोग में लाना है, तो उसे क्या कहेंगे, वाक्याधिकार। जैसे हमने एक सूत्र पढ़ा है, सतुत्व संधि पढ़ा रहे हैं, हमने पहले पढ़ाई सतुत्व संधि। उसके बाद में जैसे सतुत्व संधि का नियम क्या होता है, इस्तो सचुना सचु। उसके बाद में उसने बताई सटुत्व संधि। सटुत्व संधि का नियम क्या होता है, इस्तो सटुना सटु। तो हमने सबसे पहले जो इस्तो है इसको हम पहले पढ़ा चुके हैं, और हमें अब इस सटुत्व संधि में फिर से इस इस्तो का प्रयोग करना है। तो जो इस्तो का हम पहले पढ़ा चुके हैं और उसके बाद में हम पुनः इसका प्रयोग करेंगे, तो ये शब्द क्या हो गया, वाक्याध्याय। यानी कि किसी भी शब्द जो हमने पहले पढ़ा चुके हैं उस शब्द का दोबारा प्रयोग करना, उस शब्द का पुनः प्रयोग करना क्या कहलाता है, वाक्य अध्याय कहलाता है। तो इस विधि को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को 4 चरणों से गुजरना पड़ता है, चर्चा, उदाहरण, प्रत्युदाहरण और वाक्य अध्याय। अब बात करें इसके आगे, तो इसके आगे इस विधि के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि यह विधि कब प्रचलित में आई। तो यह विधि जो हमारे महाभाष्य के लेखक हुए थे पतंजलि, उनके समय में ये विधि प्रचलित मानी जाती है, कि जो पतंजलि थे तो उस समय में ये विधि प्रचलित थी। क्यों? क्योंकि पतंजलि ने क्या किया था, पाणिनि के द्वारा जो लिखित सूत्र थे उनका सरल भाषा में अनुवाद किया था, और उनका सरल भाषा में जो अनुवाद किया पतंजलि के द्वारा किया गया, उस अनुवाद करने के लिए उन्होंने किस विधि का अनुसरण किया, जिस विधि का अनुसरण किया वो कौन सी विधि थी, व्याख्या विधि। तो पाणिनि के सूत्रों को पतंजलि ने सरल भाषा में अनुवाद करते समय जिस विधि का अनुसरण किया था वह विधि कौन सी हो गई, व्याख्या विधि कह सकते हैं, व्याख्यान विधि कह सकते हैं, या शिक्षक केंद्रित विधि के नाम से जाना जाता है। और यह एक आगे बात करें तो यह विधि निगमन विधि के क्या मानी जाती है, समकक्ष मानी जाती है। निगमन विधि की क्या मानी जाती है, समकक्ष मानी जाती है। और यह विधि उच्च स्तर के लिए उपयोगी मानी जाती है, यह विधि उच्च स्तर के लिए उपयोगी मानी जाती है। लेकिन अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्याकरण की उच्च स्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, तो वहाँ हमें यदि ऑप्शन में व्याख्या विधि भी लिखा हो और निगमन विधि भी लिखा हो, तो वहाँ हमें सही आंसर जो करना है वो करना है निगमन विधि को, क्योंकि व्याख्या विधि को सारे विद्वानों ने उच्च स्तर के लिए उपयुक्त नहीं माना। व्याकरण के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है, गद्य के लिए तो ये उच्च स्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, लेकिन व्याकरण के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि माना गया है वो माना गया है निगमन विधि को। और बात करें प्राथमिक स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक जो उपयुक्त विधि मानी जाती है वो मानी जाती है आगमन विधि को। अब बात करें इसके आगे, तो इसके आगे बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि व्याख्यान के भेद कितने होते हैं। बात करें कि व्याख्यान के भेद कितने होते हैं, तो एक सूत्र लिखता हूं, पद छेद है, पदार्थोक्ति, पद छेद है, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना,
आक्षेपो अथ समाधानम व्याख्यानम षड्विधम। कि व्याख्यान के भेद कितने होते हैं? व्याख्यान के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पदच्छेद है। पहला भेद कौन सा हो गया? पदच्छेद है। दूसरा हो गया पदार्थोक्ति। तीसरा विग्रह है। चौथा कौन सा हो गया? वाक्य योजना। पांचवा आक्षेप। पांचवा कौन सा हो गया? आक्षेप। और छठा इसका भेद हो गया समाधान। तो इस प्रकार व्याख्यान के 6 भेद माने जाते हैं। व्याख्यान के कितने भेद माने जाते हैं? 6 भेद। सबसे पहला पदच्छेद है, दूसरा पदार्थोक्ति, तीसरा विग्रह है, चौथा वाक्य योजना, पांचवा आक्षेप और छठा है समाधान। इस प्रकार से यह व्याख्यान विधि ही मानी जाती है। इस विधि को क्या कहते हैं? व्याख्या विधि कहते हैं। अब बात करें हम आगे, तो आगे की बात करें तो हमारी जो अर्वाचीन विधियां हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि प्राचीन विधियां हमने पढ़ ली। तो बात करें हम अर्वाचीन विधियों के बारे में। यदि व्याख्या विधि में या पीछे की कोई भी विधि है उसमें यदि आपके कोई संशय है, आपके कोई क्यूरी है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। यहाँ से कोशिश करेंगे कि आपका सॉल्यूशन जल्द से जल्द हो। अब हम बात करें अर्वाचीन विधियों की, तो अर्वाचीन विधियों में एक दो कमेंट बॉक्स में आया सर आगमन निगमन विधि को स्पष्ट कीजिए। तो बात करें हम आगमन और निगमन विधि की। देखो सबसे पहले हमने विधि पढ़ी थी आगमन, उसके बाद में हमने विधि पढ़ी थी निगमन। अब आज हम पढ़ेंगे आगमन और निगमन विधि के बारे में। आगमन और निगमन विधि के बारे में बात करें तो जो हम आगमन विधि और निगमन विधि पढ़ चुके हैं, यदि कोई शिक्षक उन दोनों को संयुक्त रूप से प्रयोग में ला करके, या ये कह सकते हैं कि दोनों को मिला करके यदि, या दोनों का एक साथ में प्रयोग करके यदि कोई शिक्षक व्याकरण का अध्ययन करवाता है या व्याकरण को पढ़ाता है तो वह विधि कौन सी कहलाती है? आगमन निगमन विधि कहलाती है। सबसे पहली बात कि यह विधि किस में शामिल की जाती है? अर्वाचीन विधियों में शामिल की जाती है। दूसरी बात, यदि कोई शिक्षक आगमन तथा निगमन विधि दोनों को संयुक्त रूप से प्रयोग करके पढ़ाता है तो वह विधि कौन सी मानी जाती है? आगमन तथा निगमन विधि मानी जाती है। इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, वो यह कि यह विधि सभी स्तरों के लिए क्या मानी जाती है? उपयोगी मानी जाती है। चाहे प्राथमिक हो, चाहे उच्च प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च स्तर हो, कुछ भी हो, सभी स्तरों के लिए क्या मानी जाती है? यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। तो बात करें सभी स्तरों के लिए उपयुक्त विधि कौन सी हो गई? वो तो हो गई आगमन निगमन विधि। बात करें प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर आ जाए या आ जाए उच्च प्राथमिक स्तर, तो उच्च प्राथमिक स्तर या प्राथमिक स्तर के लिए विधि मानी जाती है आगमन विधि। बात करें उच्च स्तर की तो उच्च स्तर पर विधि मानी जाती है सबसे उपयुक्त, वो मानी जाती है निगमन। और यदि निगमन ऑप्शन में नहीं आता है तो वहां पे मानी जाएगी व्याख्या विधि। अब इस विधि में एक आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन पढ़नी है वो इतनी याद रखनी है कि जब कोई शिक्षक दोनों को जोड़ करके पढ़ाता है तो वो आगमन निगमन विधि हो जाती है, और ये संपूर्ण या कह सकते हैं सारे स्तरों के लिए क्या मानी जाती है? उपयोगी विधि मानी जाती है। अब बात करें अर्वाचीन विधियों में दूसरी विधि के बारे में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि, वो आपकी एक विधि आती है सहयोग विधि। एक विधि का नाम आता है सहयोग विधि। सहयोग विधि, इसी विधि का दूसरा नाम आता है साहचर्य विधि। साहचर्य विधि, और इसी का एक और नाम आता है समवाय विधि। समवाय विधि। बात करें इस विधि के बारे में, तो इस विधि के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसके नामों के बारे में, कि सहयोग विधि कह दो, चाहे साहचर्य विधि कह दो, चाहे समवाय विधि कह दो। सहयोग का मतलब जोड़ करके, यानी किसी के सहयोग लेकर के। अब बात करें इसमें पढ़ाने के तरीके के बारे में, तो इसमें सबसे पहली बात कि इसमें एक शिक्षक जो होता है वो अलग से व्याकरण का अध्ययन नहीं करवाता। व्याकरण का अध्ययन नहीं करवाता। इससे पहले हम एक विधि पढ़ चुके थे भाषा संसर्ग विधि, उसमें शिक्षक व्याकरण का अध्ययन ही नहीं कराता, यानी कि उस विधि में अनौपचारिक व्याकरण, अनौपचारिक तरीके से व्याकरण से जो छात्र है वो पढ़ता है। अनौपचारिक का मतलब कभी किसी से पूछ लिया, कभी किसी से पूछ लिया, इस तरीके से वो व्याकरण का अध्ययन करता है। लेकिन इस विधि में व्याकरण तो पढ़ाता है, लेकिन वो क्या करता है? अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाता। तो व्याकरण पढ़ाता कैसे? मान लो
कोई टीचर गद्य पाठ पढ़ा रहा है या मान लो वह पद्य पाठ पढ़ा रहा है, जो कोई भी पाठ पढ़ा रहा है, गद्य पाठ पढ़ा रहा है या पद्य पाठ पढ़ा रहा है, और उस गद्य या पद्य पाठ पढ़ाते समय बीच में यदि कोई व्याकरण का अंश आ जाता है, कोई व्याकरण का अंश आ गया, तो वह क्या करेगा, उस अंश को उसी समय बता देगा छात्रों को। जैसे गद्य पाठ पढ़ा रहा है और कोई दीर्घ संधि का उदाहरण आ गया, तो क्या करेगा, वो दीर्घ संधि उसी समय पढ़ा देगा। तो यदि गद्य या पद्य पाठ पढ़ाते समय यदि व्याकरण का कोई अंश आ जाता है, तो वह क्या करता है, उसी समय पढ़ा देता है। उस विधि को क्या कहेंगे, सहयोग विधि, साहचर्य विधि, या कह सकते हैं समवाय विधि। इसमें होता क्या कि मान लो बालक गद्य पढ़ रहा है या पद्य पढ़ रहा है, तो वह न तो गद्य पाठ का आनंद ले पाता है, न ही पद्य पाठ का आनंद ले पाता है, और न ही अच्छे ढंग से वो किसका ज्ञान प्राप्त करता है, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर पाता है। कि ना तो वो गद्य पाठ को पढ़ पाएगा, ना पद्य पाठ का रस प्राप्त कर पाएगा, और ना ही क्या कर पाएगा, व्याकरण का आनंद ले पाएगा। तो वह विधि कौन सी हो गई, सहयोग विधि, साहचर्य विधि या समवाय विधि। अब बात करें इसके विधि के आगे के, तो यह विधि वर्तमान समय में 4 शिक्षण सिद्धांतों पे कार्य करती है। तो वो 4 शिक्षण सिद्धांत कौन कौन से हैं, ज़्यादातर एग्जाम में वही आता है। तो आपकी इस विधि की द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह आधुनिक समय में जो शिक्षण सिद्धांतों पे कार्य करता है, वो शिक्षण सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहला आता है हर्बर्ट स्पेंसर। ये हर्बर्ट स्पेंसर है, ये आपके एसएस की शिक्षण विधि में भी आएगा, और जो हमारे शिक्षण सूत्र है, हमारे सिलेबस में एक टॉपिक शामिल किए गए हैं शिक्षण सूत्र। जो शिक्षण सूत्र की देन है वो किसकी मानी जाती है, हर्बर्ट स्पेंसर की ही मानी जाती है। और आपके एसएस में जो एसएस का जन्मदाता है वो भी किसको माना जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है। तो बात करें, सबसे पहला सिद्धांत था हर्बर्ट स्पेंसर का, और हर्बर्ट स्पेंसर का जो सिद्धांत था वो था सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत, जो हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, सहसंबंध का सिद्धांत माना जाता है। उसके बाद में एक विद्वान हुए थे जॉन ड्यूवी। तो जॉन ड्यूवी का जो आता है वो आता है सामान्यीकरण का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत था हर्बर्ट स्पेंसर का सहसंबंध का सिद्धांत, दूसरा है जॉन ड्यूवी का सिद्धांत, तीसरा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था वो क्या था, बुनियादी शिक्षा सिद्धांत, बुनियादी शिक्षा सिद्धांत। ये आपके रीट में प्रश्न भी आया हुआ है कि बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा प्रवर्तित है, या इसके बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक को किसे माना जाता है। तो बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक किसे माना गया है, महात्मा गांधी को। बुनियादी शिक्षा का मतलब होता है कि बालक पढ़ने के साथ साथ अपनी आजीविका के लिए जो भी साधन है वो स्वयं जुटा पाए, यानी कि वो अपना खर्चा स्वयं उठा पाए, उस शिक्षा को क्या कहते हैं, बुनियादी शिक्षा सिद्धांत। तो गांधी जी ने सबसे पहले जो शिक्षा नीति थी उसमें गांधी जी ने ये कहा था कि भारत की शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा नीति होनी चाहिए, कि व्यक्ति पढ़ाई भी करे और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो साथ साथ अपने आजीविका के या अपना जो पढ़ाने के साधन में पढ़ने का जो खर्चा है वो भी उठा सके। उसके बाद में फ्रोबेल का आता है जीवन केंद्रित शिक्षा सिद्धांत, फ्रोबेल का जीवन केंद्रित शिक्षा सिद्धांत। तो यह विधि जो आधुनिक शिक्षा के सिद्धांतों पे जो कार्य करती है वो थे हर्बर्ट स्पेंसर का सहसंबंध का सिद्धांत, जॉन ड्यूवी का सामान्यीकरण का सिद्धांत, महात्मा गांधी का बुनियादी शिक्षा सिद्धांत और फ्रोबेल का जीवन केंद्रित शिक्षा सिद्धांत। इन सिद्धांतों पे ये साहचर्य या सहयोग विधि या समवाय विधि आधारित मानी जाती है। यदि आपके इन शिक्षण विधियों से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, और यदि वीडियो अच्छा लगता है या वीडियो अच्छा लगे आपको तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें।
और घर पे बैठे रहे और सुरक्षित बैठे रहे। जय हिंद, जय भारत।